नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड भी बोल सकते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी भी बोल सकते हो। क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी इसलिए क्योंकि जो पेपर 2 आता है ना, तो उसमें भी रिसर्च आता है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में रिसर्च के क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 में ये डिफरेंट होता है कि वहाँ पर डिटेल्स में नहीं पूछा जाता है, वहाँ पर ओनली मेनली बातें ही पूछी जाती है। जबकि पेपर 2 में क्या है, डिटेल्स में पूछा जाता है और आपको पैराग्राफ दिया जाता है। पैराग्राफ के आधार पर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसी क्वेश्चन को आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ओके, तो वैसे पैराग्राफ भी इस तरीके से दिए होते हैं तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने सोचा मैं आपको डेप्थ में ही पढ़ाऊँ, ताकि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो रिसर्च डिज़ाइन वाला पार्ट है ना, तो कुछ लोगों को लगेगा कि मैम ये तो पेपर 1 में है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या है कि यानी कि ये तो नहीं कह सकती कि रिसर्च डिज़ाइन का पार्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो सिलेबस आप देखेंगे ना पेपर 1 में, तो वहाँ पर दिया हुआ है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च के स्टेप। अब देखिए, रिसर्च डिज़ाइन है ना, वो रिसर्च के स्टेप में आती है। ओके, तो वहाँ पर रिसर्च के जो स्टेप में अगर रिसर्च डिज़ाइन आती है तो क्या पता है एनटीए वाले वहाँ से भी क्वेश्चन ले ले, क्योंकि उनके पास क्वेश्चन तो होने चाहिए ना पूछने के लिए। तो शायद उसमें आपको यूज़फुल हो सकता है। अगर पेपर 1 के लिए आपको यूज़फुल नहीं होता है तो अभी कोई बात नहीं, क्योंकि आपके जो पेपर 2 है, जिसमें जिनका सब्जेक्ट एजुकेशन है या फिर सोशियोलॉजी है या फिर मान लीजिए साइकोलॉजी है, फिर होम साइंस है, ऐसे सब्जेक्ट में तो ये पेपर 2 में आपको काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, डिटेल्स में पूछा जाता है। ओके, तो पैराग्राफ दिया जाता है, 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आप सोचते रहते हो यार ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक दिन हम भी इस तरीके की प्रैक्टिस कराएंगे आपको, ताकि आपको भी पता चलेगा कि किस तरीके से आपको पैराग्राफ के जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं। ओके, तो इसीलिए मैंने इसी हेतु से ये रिसर्च डिज़ाइन आपको डिप में पढ़ाने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम थे कौन से स्टेप पर, तो हम रिसर्च के स्टेप्स पर थे। और रिसर्च का कौन सा स्टेप्स था, तो रिसर्च डिज़ाइन का स्टेप्स था। ओके, रिसर्च डिज़ाइन का। चलिए कोई बात नहीं, पेन भी ठंडी हो गई है आज तो। ओके, चलिए। ओ चलिए कोई बात नहीं, रिसर्च डिज़ाइन के बारे में हम देख रहे थे। ओके, तो हमारा जो मेनली टॉपिक है वो रिसर्च डिज़ाइन का है। अब रिसर्च डिज़ाइन में भी उसके 2 पार्ट हैं। तो वो 2 पार्ट कौन से हैं, प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ओके, और दूसरा पार्ट है अप्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ओके, ये दोनों पार्ट किसके हैं, तो रिसर्च डिज़ाइन के हैं। ओके, और ये रिसर्च डिज़ाइन किस में आती है, तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आती है। जो रिसर्च के स्टेप होते हैं ना, उसमें रिसर्च डिज़ाइन आती है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, उसमें भी हमने अभी आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन नहीं कराई, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि उसमें से ही कभी कभी पैराग्राफ रखे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इसीलिए मैंने इसे बाद में लिया है। सबसे पहले हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन देख लेते हैं। उसमें भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या नहीं होता है, यहाँ पर रैंडमली सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और दूसरा क्या नहीं हो पाता है, तो रैंडमली असाइनमेंट नहीं हो पाता है। ओके, ये दोनों बात यहाँ पर नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं हो पाती है। अब देखते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जो डिज़ाइन है, उसमें हमने देखा था प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन किसे कहते हैं,
दूसरा हमने देखा था क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन किसे कहते हैं। तीसरा हमने देखा कोरिलेशनल डिज़ाइन के बारे में भी देखा। अब हम देखने वाले हैं वैषम्य डिज़ाइन जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन। ओके, तो चलिए कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन क्या कहना चाहती है। चलिए दोस्तों, वैषम्य डिज़ाइन को कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन भी कहा जाता है और उसे तुलनात्मक डिज़ाइन यानी कि कंपैरेटिव डिज़ाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुलनात्मक डिज़ाइन यानी कि कंपैरेटिव डिज़ाइन भी कहा जाता है। ओके, तो अगर आपको कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन की जगह ऑप्शन में कंपैरेटिव डिज़ाइन भी दिया गया हो तो अभी आपको ये समझना होगा। ओके, वैषम्य डिज़ाइन को ही हम क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिज़ाइन यानी कि तुलनात्मक डिज़ाइन। ओके, अब देखिए नाम से ही बहुत आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा कि तुलनात्मक लिखा हुआ है तो वहाँ पर किसी की तुलना ही होगी ना। अब देखिए जब किसी की तुलना की जाती है तो किसी एक व्यक्ति पर तो हम तुलना नहीं कर सकते ना। आपकी तुलना करनी होगी तो मुझे किसी और को आपके पास में खड़ा करना होगा ना, तब जाकर मैं आप दोनों की तुलना कर सकूँगी ना कि भाई आप कितने अच्छे हो और आपके पास में जो खड़ा इंसान है वो कितना अच्छा है या बुरा है। वो अगर मुझे तुलना करनी है तो मुझे दो व्यक्ति कम से कम चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से इस डिज़ाइन में भी कुछ ऐसा ही है। चलिए चलते हैं डिज़ाइन को देखते हैं, फिर पता चल जाएगा कि क्या है उसमें। ओके, चलिए इस डिज़ाइन का प्रयोग ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर, देखिए हिस्टोरिकल जो डाटा होता है ना उसके विश्लेषण में किया जाता है। जब आप हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं ना तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको जो हिस्टोरिकल जो डाटा होता है ना उसका आपको विश्लेषण एनालिसिस करना होता है ना। तो तब जाकर आप जब एनालिसिस करेंगे ना उसका तो वहाँ पर क्या होगा कि केसेस की संख्या इतनी कम होती है कि उनका सांख्यिकीय जोड़ तोड़ संभव नहीं होता है, यानी कि स्टेटिस्टिकल उसमें हम जोड़ तोड़ नहीं कर पाते। ओके, कहाँ पर नहीं कर पाते? जो हिस्टोरिकल डाटा होते ना उसमें हम स्टेटिस्टिकल जोड़ तोड़ नहीं कर पाते। ओके, तो यहाँ पर इस डिज़ाइन का उपयोग होता है जब हमें कंपेयर करनी होती है तब। ओके, इस डिज़ाइन में कम से कम 2 समूह होते हैं। कितने होते हैं? 2 समूह होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि मुझे आपका अगर आपके बारे में कुछ बताना है और मुझे तुलना करनी है किसी के साथ, आपकी कंपेयर करनी है तो मुझे आपके साथ साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी लेना पड़ेगा, यानी कि दूसरा पर्सन आपके सामने होगा, आपके पास में होगा, तभी जाकर तो मैं मान लीजिए मैंने आपको ये चित्र बताया, अब मुझे तुलना करनी है तो मैं ऐसे ही थोड़ी ना चित्र के साथ तुलना कर पाऊँगी, है ना। तो उसी की तरह का एक दूसरा चित्र ले लूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बताओ, तब जाकर आप बता सकते हो ना। तो ये क्या हुआ? हमने तुलना की। ओके, तो यहाँ पर कम से कम कितने समूह होते हैं? तो 2 समूह होते हैं। ओके, उन दोनों समूह की तुलना आश्रित चर पर की जाती है। आश्रित चर का मतलब क्या है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, जिस पर इफेक्ट होने वाली है। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जिस पर क्या होने वाली? इफेक्ट होने वाली है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर यहाँ पर क्या की जाती है? तुलना की जाती है। ओके, ऐसे समूहों को भिन्न या अपसारी समूह कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ऐसे समूहों को क्या कहा जाता है? भिन्न समूह, यानी कि डिफरेंट ग्रुप कहा जाता है, या तो फिर अपसारी समूह जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट ग्रुप। ओके, तो ये 2 इसके नाम हैं वैषम्य के। देखिए भिन्न समूह यहाँ पर इसमें जो भी समूह है उनके 2 नाम हैं, यानी कि भिन्न समूह भी कहा जाता है और अपसारी समूह भी कहा जाता है। भिन्न समूह को क्या कहेंगे? डिफरेंट ग्रुप कहेंगे, और अपसारी समूह को क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट ग्रुप कहेंगे। ओके, और वैषम्य डिज़ाइन को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? तो तुलनात्मक यानी कि कंपेरेटिव डिज़ाइन के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं, मैं अब आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या किस तरीके का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देती हूँ। ओके, एग्जाम्पल, ओके कोई बात नहीं। चले अब देखिए मुझे कुछ धर्म के लोगों पर मुझे क्या करना है,
तुलना करनी है, ओके, रिसर्च करना है मीन्स। तो मैं लेती हूँ, मान लीजिए मुझे हिंदू, फिर सिख, फिर मुस्लिम और फिर मान लीजिए कि ईसाई, ओके। तो मुझे ये चार जो धर्म के लोग हैं, इन चार धर्म के लोगों की आक्रामकता के बारे में जानना है। क्या कि हिंदू धर्म के लोग जो होते हैं उनमें कितनी आक्रामकता होती है, सिख धर्म के लोग जो होते हैं उनमें कितनी आक्रामकता होती है, मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं उसमें कितनी आक्रामकता होती है, और ईसाई धर्म के जो लोग हैं उनमें कितनी आक्रामकता है। ये मुझे एक रिसर्च करना है, ओके। जस्ट एग्जाम्पल के रूप में आपसे बात कर रही हूँ, ओके। तो अब मैं क्या करूँगी, तो मैं इन चारों के ये जो मैं कुछ लोगों को ले लूँगी। मान लीजिए मैंने हिंदू धर्म के एग्जाम्पल के रूप में मैंने इसमें से 100 लोग ले लिए, हिंदू धर्म के जो लोग थे वैसे 100 लोग ले लिए। फिर सिख धर्म के जो लोग थे उनमें से मैंने क्या किए, 100 लोग ले लिए। उसके बाद मुस्लिम धर्म के जो लोग थे उनके मैंने 100 लोग ले लिए, और ईसाई धर्म के जो लोग थे उनमें से मैंने 100 लोग ले लिए। ये मैंने क्या कर दिया, 100 लोगों को चुन लिया, ओके। यानी कि लोगों को यहाँ पर वैसे जो पॉपुलेशन होगी वो ज़्यादा होगी, है ना, लेकिन मैंने उनमें से इतने इतने चुने। लेकिन मैं किस तरीके से चुनूँगी, सब में एक समान संख्या लूँगी, ओके। मैंने यहाँ पर 100 लिया तो यहाँ पर भी मैं 100 लूँगी, यहाँ पर भी मैं 100 लूँगी, और यहाँ पर भी 100 लूँगी। ये जो कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन है ना, ये उसकी एक विशेषता है कि यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप में जो संख्या ली जाती है वो सभी में कैसी होती है, एक समान होती है, ओके। तो यहाँ पर मैंने समान रूप से संख्या ले ली। अब मैं क्या करूँगी, इनके प्राप्तांक प्राप्त करूँगी, इनके भी प्राप्तांक प्राप्त करूँगी। किस तरीके से प्राप्तांक प्राप्त करूँगी, तो उनको आक्रामकता जो अग्रेसिव जो टेस्ट आती ना वो टेस्ट दूंगी उनको, और उस टेस्ट के आधार पर वो क्या करेंगे, मुझे वो टेस्ट कंप्लीट करके मुझे देंगे, और फिर जाके मैं उनके प्राप्तांक प्राप्त करूंगी। तो इनके भी मैंने प्राप्तांक प्राप्त कर लिए, इनके भी और इनके भी, सभी के मैंने क्या कर दिए, प्राप्तांक प्राप्त कर लिया। अब क्या करूंगी, मान लीजिए कि इनके प्राप्तांक जो मुझे मिले उनके प्राप्तांक मुझे मिले, ओके। जितने भी मिले रिसर्च करेंगे तब पता चलेंगे ना कितने मिलेंगे, है ना। तो ये प्राप्तांक मुझे प्राप्त हुए, इसका भी मैं क्या करूँगी, मीन निकालूंगी। क्या करूँगी, मीन निकालूंगी, यानी कि माध्य निकालूंगी। इन प्राप्तांकों ये हिंदू धर्म के लोग हैं तो इनके प्राप्तांक जितने मुझे मिले थे उनके प्राप्तांकों का भी मैंने क्या किया, मीन निकाला, ओके। फिर जाकर मैंने क्या किया, सिख लोगों के प्राप्तांकों को यहाँ से प्राप्त किया, तो उसके प्राप्तांक प्राप्त करके मैं उनका भी मीन निकालूंगी। फिर यहाँ पर तीसरे मुस्लिम जो लोग हैं उनके भी प्राप्तांक प्राप्त करूँगी, और फिर क्या करूँगी, उसके उन प्राप्तांकों में से मैं मीन निकालूंगी। मीन का मतलब है मध्य निकालना, ओके। तो मैं मध्य निकालूंगी। उसके बाद ये ईसाई के धर्म के जो लोग हैं उनके प्राप्तांक में प्राप्त करूँगी, और उनके जो प्राप्तांक है उनके भी मैं मीन यानी कि माध्य निकालूंगी। अब देखिए मैंने सबके माध्य तो निकाल दिए। अब मैं क्या करूँगी, इन माध्यों के बीच में क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी। क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी, और उस कंपेयर के आधार पर मैं क्या बताऊँगी कि यहाँ पर मैं कंपेयर करके क्या करूँगी, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करूँगी। क्या करूँगी, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस का यूज़ करूँगी। अब देखिए स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में क्या होता है, अगर ग्रुपों के बीच में आपको कंपेयर करनी है ग्रुप, ओके, तो ग्रुपों के बीच में जब कंपेयर करोगे तब आपको एफ टेस्ट यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एफ टेस्ट यूज़ करके स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करूँगी, और उसके आधार पर मैं कुछ निष्कर्ष पर पहुँचूँगी कि जो भी रिजल्ट मुझे मिलेगा उसके आधार पर मैं कह सकूँगी कि इनमें से कौन से धर्म के लोगों में आक्रामकता ज़्यादा है और कौन से धर्म के लोगों में आक्रामकता कम है। तो ये हमारी जो पूरी प्रोसेस हुई वो इस तरीके से हमारी कंपैरेटिव डिज़ाइन यानी कि कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हो गई, ओके। तो आपको ये जो कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन है इजीली समझ में आ गई होगी। आई होप ये छोटा सा एक पॉइंट था जो मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल के आधार पर।
तो चलिए दोस्तों, इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, ओके। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है और टेलीग्राम ग्रुप क्विज के लिए चल रहा है, डेली क्विज होती है शाम को 7:30 बजे। तो जो शाम को 7:30 बजे जो क्विज होती है वो पेपर 1 की होती है और 8 बजे साइकोलॉजी की क्विज होती है। तो जिन लोगों को वहाँ पर जुड़ना है तो वो लोग यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।